179 भाषाएं और 544 से ज्यादा बोलियां हैं। वाह, Imagine a country where every few hundred kilometers the culture, the food और हाँ the language can change completely. बिल्कुल This is the pluralism we live in. बिल्कुल। लेकिन इस डाइवर्सिटी के बीच माइनॉरिटी होने का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ नंबर्स का खेल है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस एक वर्ड पर, जैसा तुमने कहा, इतना कुछ डिपेंड करता है। आज हम इसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक की गहराइयों में उतरेंगे। सो अगर तुम ऐसी डीप कॉन्वर्सेशंस के लिए रेडी हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक करो और हाँ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। यू डोंट वांट टू मिस दिस। डेफिनेटली नॉट। तो आज का हमारा लर्निंग मैप क्या है? सबसे पहले वील अनपैक द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी इन इंडिया। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें क्या सेफगार्ड्स देता है। इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद हम इंडिया की मेजर रिलीजियस माइनॉरिटीज मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और सिख्स के डिटेल्ड प्रोफाइल्स एक्सप्लोर करेंगे। तीनों मेजर कम्युनिटीज। ओके। और फाइनली हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की। रेडी हो? लेट्स बिगिन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। Indian Anthro, Hasnan S9, Religious Pluralism and Minority Rights in India, and the broad micro theme is Religion in India, a briefing on religious and linguistic minorities. परफेक्ट। तो फर्स्ट चंक, द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी इन इंडिया। राइट, बेसिकली माइनॉरिटी वर्ड सुनते ही हम सोचते हैं कम लोग। बट इट्स मच डीपर। हाँ, ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। सोशियोलॉजिकली इट्स अबाउट अ नॉन डोमिनेंट ग्रुप इन अ पावर स्ट्रक्चर जिनकी एक अलग आइडेंटिटी होती है। समझे? एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाते हैं। ऐसे सोचो, पंजाबी स्पीकर्स नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी हैं, लेकिन पंजाब स्टेट में वो मेजॉरिटी है। बिल्कुल। सो द कॉन्टेक्स्ट मतलब स्टेट वर्सेस कंट्री कंप्लीटली चेंजेस द डेफिनेशन। कूल ना? बहुत ही कूल। ये दिखाता है कि कॉन्सेप्ट कितना फ्लूइड है। तो चलो इसको थोड़ा और डिकोड करते हैं। इंडिया वी नो प्लूरलिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म की लैंड है। यहाँ दुनिया के सभी मेजर रिलीजन्स हैं। हाँ, सभी। बट माइनॉरिटी टर्म जो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज हुआ है उसको अजीब बात है कि डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसको समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर ही माइनॉरिटीज के राइट्स और उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन डिपेंड करती है। इट्स नॉट जस्ट एन एकेडमिक डिबेट, लोगों की जिंदगियों पर असर पड़ता है। राइट। तो चलो इसके कोर लॉजिक में जाते हैं। एटिमोलॉजिकली ये कहाँ से आता है? ये लैटिन वर्ड माइनर से आता है, जिसका मतलब है स्मॉलर इन नंबर। सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। और डिक्शनरी डेफिनेशंस वो क्या कहती हैं? थोड़ा और डायरेक्ट है, लेस देन हाफ ऑफ द होल नंबर या सबऑर्डिनेट होना। ओके, ये तो हो गए नंबर्स की बात। हाँ। बट सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन इससे आगे जाती है ना? बिल्कुल, यही क्रूशियल पार्ट है। सोशियोलॉजिकली ये ग्रुप है जो कॉमन फीचर्स से यूनाइटेड है। फेथ, लैंग्वेज, ट्रेडिशन और एक शेयर्ड सेंस ऑफ कम्युनिटी है। उनका मेजॉरिटी से अलग होने का कॉन्शियसनेस ही उनके पॉलिटिकल क्लेम्स का बेसिस बनता है। और इसमें पावर स्ट्रक्चर डायमेंशन कैसे फिट होता है? ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। माइनॉरिटी का मतलब है एक नॉन डोमिनेंट और डिसएडवांटेज ग्रुप। उनकी पोजीशन सोसाइटल पावर स्ट्रक्चर में क्या है, दैट इज द की, सिर्फ नंबर्स नहीं। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हम माइनॉरिटी कहते हैं तो आमतौर पर क्या मतलब होता है? इंडिया में माइनॉरिटी टर्म मोस्टली रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए यूज होता है। बेसिकली ऑल नॉन हिंदू ग्रुप्स लाइक मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स एटसेट्रा। ओके, तो अब कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं इस पर। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, सो अगर एक कम्युनिटी न्यूमेरिकली आधी आबादी से कम है तो क्या वो ऑटोमेटिकली माइनॉरिटी हो जाती है? नॉट नेसेसरीली। यही तो पूरा पॉइंट है। अगर वो न्यूमेरिकली कम है लेकिन सोसाइटल पावर स्ट्रक्चर में डोमिनेंट है तो सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन के हिसाब से वो माइनॉरिटी नहीं कहलाएंगे। पावर इज द की वेरिएबल। दैट मेक्स सेंस। ओके, नाउ योर टर्न टू आस्क मी। ठीक है, व्हाट्स द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द डिक्शनरी डेफिनेशन एंड द सोशियोलॉजिकल वन? आई थिंक द बिगेस्ट डिफरेंस इज कि डिक्शनरी डेफिनेशन क्वांटिटेटिव है, मतलब नंबर्स पर फोकस्ड है, जबकि सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन क्वालिटेटिव है। ये आइडेंटिटी, कम्युनिटी कॉन्शियसनेस और सबसे इंपॉर्टेंट पावर डायनामिक्स की बात करती है। परफेक्टली पुट। ओके, माय टर्न टू आस्क अगेन, व्हाई इज दिस पावर स्ट्रक्चर डिमेंशन सो क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड? क्योंकि इसके बिना हम माइनॉरिटी राइट्स के कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझ सकते। राइट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि पावर इम्बैलेंस को करेक्ट किया जा सके। अगर पावर का कॉन्सेप्ट ही हटा दें तो स्पेशल राइट्स का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। एग्जैक्टली। ओके, मेरा सवाल, इज इट ट्रू कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटी को डिफाइन ही नहीं किया? फिर काम कैसे चलता है? हाँ, ये सच है। और काम इसलिए चलता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसकी इंटरप्रिटेशन की है। कोर्ट्स ने ही एस्टैब्लिश किया है कि माइनॉरिटी को स्टेट लेवल पर देखा जाएगा और इसमें रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स शामिल होंगे। तो जुडिशरी ने इस गैप को फिल किया है। वेरी गुड पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन, सो इन इंडिया व्हेन पीपल से माइनॉरिटी they almost always mean religious minority, right? Is that a fair assumption? I'd say it's a common assumption, but not entirely fair or accurate. क्योंकि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी उतनी ही बड़ी रियलिटी हैं। शायद पॉलिटिकल डिस्कोर्स में रिलीजियस माइनॉरिटीज ज्यादा फोकस में रहती हैं, इसलिए ये असम्पशन बनता है। ट्रू। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट इसका यही है कि इस डेफिनेशन से ही स्पेशल राइट्स और पॉलिसीज बनती हैं। फॉर एग्जांपल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का राइट। तो कंक्लूजन क्या है? याद रखना, माइनॉरिटी इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट पावर, आइडेंटिटी एंड डिसएडवांटेज। परफेक्ट समरी। चलो अब पॉज करके इस पार्ट को जोर से बोलने की प्रैक्टिस करो। माइनॉरिटी इज नॉट जस्ट अ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बट अ सोशियोलॉजिकल वन बेस्ड ऑन नॉन डोमिनेंस इन अ पावर स्ट्रक्चर। प्रैक्टिस सेइंग। सो मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट इंडिया में नंबर से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इट्स अबाउट पावर डायनामिक्स एंड कल्चरल आइडेंटिटी। बिल्कुल। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चंक, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज। हाँ, ये लीगल शील्ड्स। बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज को कुछ स्पेशल पावर्स देता है ताकि उनका कल्चर, लैंग्वेज और आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड रहे। एक रियल लाइफ एग्जांपल, इमेजिन एक ऐसी स्कूल जिसे एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटी चलाती है।
आर्टिकल 30 उन्हें ये राइट देता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। दैट्स अ सेफगार्ड इन एक्शन। राइट, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, इसलिए उन्होंने स्पेसिफिक आर्टिकल्स ऐड किए। और ये सेफगार्ड्स नेशनल इंटीग्रेशन के लिए फंडामेंटल हैं। जब माइनॉरिटीज सिक्योर फील करती हैं तभी देश स्ट्रांग बनता है। इट्स अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट। तो चलो इन आर्टिकल्स को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 के 2 क्लॉजेज हैं। क्लॉज 1 कहता है कि किसी भी सेक्शन ऑफ सिटीजंस को अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को कंजर्व करने का राइट है। सेक्शन ऑफ सिटीजंस मतलब ये सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं है। एग्जैक्टली, यही इसका की पॉइंट है। टेक्निकली मेजॉरिटी कम्युनिटी भी इस राइट को क्लेम कर सकती है। इंटरेस्टिंग। और क्लॉज 2? क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी स्टेट रन या स्टेट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन को रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज के बेसिस पर डिनाई नहीं किया जा सकता। ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन का एक जनरल प्रिंसिपल है। ओके, तो आर्टिकल 29 कल्चरल प्रोटेक्शन और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। फिर आर्टिकल 30 कैसे अलग है? आर्टिकल 30 इज द बिग वन फॉर माइनॉरिटीज। इसका क्लॉज 1 स्पेसिफिकली सभी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अपनी चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का राइट देता है। ये एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है ना? बहुत इंपॉर्टेंट। एस्टैब्लिश मतलब शुरू करना, एडमिनिस्टर मतलब उसका प्रबंधन करना, स्टाफिंग, एडमिशंस पॉलिसी, डे टू डे मैनेजमेंट। ये उन्हें काफी ऑटोनॉमी देता है। और क्लॉज 2? क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट फाइनेंशियल एड देते वक्त किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के साथ इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती कि वो माइनॉरिटी द्वारा मैनेज किया जाता है। सो इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट। गॉट इट। इसके बाद है आर्टिकल 350। हाँ, आर्टिकल 350A। ये स्टेट्स को डायरेक्ट करता है कि वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स के बच्चों को प्राइमरी स्टेज पर मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। और इसके लिए प्रेसिडेंट डायरेक्शंस भी इशू कर सकते हैं। करेक्ट। और फिर है आर्टिकल 350B, जिसके अंदर प्रेसिडेंट एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अपॉइंट कर सकता है। इस ऑफिसर का काम होगा सेफगार्ड्स को इन्वेस्टिगेट करना और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना। ओके, क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। सो आर्टिकल 29 और 30 में मेन डिफरेंस क्या है? एक कल्चर को कंजर्व करने की बात करता है, दूसरा इंस्टीट्यूशंस की। हाँ, एक तरह से आर्टिकल 29 एक पैसिव राइट है अपने कल्चर को बचाने का, और आर्टिकल 30 एक एक्टिव राइट है अपनी चॉइस के इंस्टीट्यूशंस बनाकर उस कल्चर को एक्टिवली प्रमोट करने का। ऑल्सो आर्टिकल 29 सब सिटीजंस के लिए है, जबकि आर्टिकल 30 स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज के लिए है। ग्रेट डिस्टिंक्शन। माय टर्न। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस का मतलब क्या है? क्या वो अपना कुरिकुलम खुद डिसाइड कर सकते हैं? काफी हद तक हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चॉइस का मतलब है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टर डिसाइड कर सकते हैं। इसका मतलब वो अपने करिकुलम में अपने रिलीजन या कल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जनरल एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स जो स्टेट ने सेट किए हैं फॉलो करने पड़ते हैं। इट्स अ बैलेंस। ओके, अब मेरी बारी। आर्टिकल 350A कितना प्रैक्टिकल है? क्या स्टेट्स सच में हर मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन दे पाती हैं? ये बहुत अहम सवाल है। थ्योरी में ये आइडियल है, लेकिन प्रैक्टिस में बहुत मुश्किल। इसके लिए ट्रेन टीचर्स, टेक्स्ट बुक्स इन दैट लैंग्वेज और एक प्रॉपर स्क्रिप्ट चाहिए। कई ट्राइबल लैंग्वेजेस के केस में ये रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है, तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है। राइट। ओके, योर टर्न। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की पावर क्या है? क्या उसकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग होती हैं? उसकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती। वो एक इन्वेस्टिगेटिव और एडवाइजरी बॉडी है। वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, जो फिर पार्लियामेंट के सामने रखी जाती है। तो उसकी पावर पर्सुएसिव है, कोअर्सिव नहीं। लेकिन उसकी रिपोर्ट से पब्लिक प्रेशर बनता है। गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन। तो essentially these articles are about protecting identity through language and education, right? एब्सोल्युटली। लैंग्वेज और एजुकेशन कल्चर के सबसे बड़े कैरियर्स हैं। इनको प्रोटेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली माइनॉरिटी कम्युनिटीज की सोल को प्रोटेक्ट कर रहा है। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट हम सेंट स्टीफेंस कॉलेज या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस में देखते हैं, जो अपनी यूनिक आइडेंटिटी मेंटेन कर पाते हैं। बिल्कुल, यही इन आर्टिकल्स का कॉन्क्रीट मैनिफेस्टेशन है। These constitutional safeguards are the bedrock of India's pluralism, ensuring that diversity isn't just tolerated but actively protected. Well said. Okay, let's practice language. While Article 30 gives the right to establish and administer educational institutions. Practicing mini recap. For this chunk, in short, the Constitution provides powerful tools, especially Articles 29, 30, and 350, to protect the cultural and educational rights of minorities. Perfect. अब हम आते हैं हमारे थर्ड और बहुत बड़े चंक पर, प्रोफाइल्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक मुस्लिम्स। ठीक है। मुस्लिम्स इंडिया की लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी है। इनफैक्ट इंडिया हैज द सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, बट वो एक सिंगल मोनोलिथिक कम्युनिटी नहीं है। यही सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट है। मोनोलिथिक बिल्कुल नहीं है। एक मुस्लिम जो केरला में रहता है, मलयालम बोलता है और वहाँ के कल्चर में इंटीग्रेटेड है, इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ मुस्लिम इन उत्तर प्रदेश जो उर्दू बोलता है और जिसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। एग्जैक्टली। रिलीजन उनकी सोल आइडेंटिटी नहीं है। रीजनल, लिंग्विस्टिक, कल्चरल और यहाँ तक कि सेक्टेरियन आइडेंटिटीज भी बहुत स्ट्रांग हैं। तो चलो अब इंडिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। लेट्स ब्रेक सम मिथ्स। ठीक है, सो लेट्स ब्रेक दिस डाउन इनटू सबसेक्शंस। पहला, डेमोग्राफिक्स। ओके, डेमोग्राफिक्स J&K और लक्षद्वीप में वो मेजॉरिटी में है। असम, केरला, वेस्ट बंगाल में 20% से ज्यादा है और यूपी, बिहार में 10 से 20% के बीच है। और एब्सोल्यूट नंबर्स के हिसाब से सबसे ज्यादा मुस्लिम्स यूपी और बिहार में रहते हैं। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। और उनका अर्बन प्रोफाइल कैसा है? ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अप्रॉक्स 35% मुस्लिम्स अर्बन एरियाज में रहते हैं, व्हिच इज हायर देन द नेशनल एवरेज फॉर अर्बनाइजेशन। ये उनके इकोनॉमिक प्रोफाइल के लिए सिग्निफिकेंट है। ओके, तो ये हुआ डेमोग्राफिक्स। नाउ सबसेक्शन 2,
द इकोनॉमिक सीन। हाँ? यहाँ पर स्टडीज, स्पेशली द सचार कमेटी रिपोर्ट, शो दे आर एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। लेट्स टॉक नंबर्स। पॉवर्टी अराउंड 43% बिलो पॉवर्टी लाइन, जो नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है। और एम्प्लॉयमेंट। रूरल एरियाज में मोस्टली लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स और आर्टिजन्स, लैंड ओनरशिप बहुत कम है। और अर्बन एरियाज में? अर्बन एरियाज में 53% सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसका मतलब है पेटी बिजनेसेस, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस जैसे टेलर, मैकेनिक, स्ट्रीट वेंडर, फॉर्मल सैलरी जॉब्स में पार्टिसिपेशन कम है। व्हाट अबाउट वुमेन्स वर्क? वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है। जो काम करती भी हैं वो मोस्टली होम बेस्ड काम होता है, जैसे बीड़ी मेकिंग या चिकन वर्क इन लखनऊ। और आर्टिजन्स का क्या? हिस्टोरिकली दे हैव बीन एक्सीलेंट आर्टिजन्स। हाँ बिल्कुल, जैसे फिरोजाबाद में बैंगल्स, अलीगढ़ में लॉक्स, कानपुर में लेदर। लेकिन मेकेनाइजेशन और लैक ऑफ फाइनेंस की वजह से अब उनमें से बहुत से ओनर्स वेज लेबरर्स बन गए हैं, उनका कंट्रोल खत्म हो गया है। ये तो काफी ब्लीक पिक्चर है। अब आते हैं सबसेक्शन 3, एजुकेशन। एजुकेशनल बैकवर्डनेस के कई रीजंस हैं। सबसे पहले पार्टीशन ऑफ 1947। पार्टीशन का क्या इम्पैक्ट हुआ? एजुकेटेड मिडिल और अपर क्लास का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान चला गया। जो लोग पीछे रह गए वो आमतौर पे पुअर, इलिटरेट या आर्टिजन्स थे। एक लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो गया। और दूसरे फैक्टर्स? इकोनॉमिक फैक्टर्स। लो इनकम फैमिलीज के लिए स्कूल एजुकेशन एक वेस्ट ऑफ टाइम है। बच्चे इनकम सप्लीमेंट करते हैं। और एक परसेप्शन का इशू भी है, राइट? हाँ, पेरेंट्स को लगता है कि प्रेजुडिस की वजह से उनके बच्चों को पढ़ाई के बाद भी जॉब नहीं मिलेगी। दिस एक्ट्स एज ए डिसइंसेंटिव। ड्रॉप आउट रेट्स के बारे में क्या डेटा है? प्राइमरी के बाद 60% से ज्यादा ड्रॉप आउट, ग्रेजुएट्स सिर्फ 2% है। ये नंबर्स सच्चार कमेटी के टाइम के हैं, बट दे शो द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें मदरसास का क्या रोल है? मदरसास ने लिटरेसी प्रमोट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब उनमें मॉडर्न सब्जेक्ट्स जैसे साइंस और मैथ इंट्रोड्यूस करने का मूवमेंट चल रहा है। ये एक मिथ है कि इस्लाम सेक्युलर एजुकेशन के अगेंस्ट है। ईरान और इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में साइंस पर बहुत जोर है। राइट। अब सबसेक्शन 4, सोशल कंडीशंस। हमने पहले कहा दे आर नॉट अ मोनोलिथ। करेक्ट। उनमें भी कास्ट लाइक डिविजन्स हैं। अशरफ जो हायर कास्ट्स माने जाते हैं जैसे सैयद, और अजलफ जो लोअर ऑक्यूपेशनल कास्ट्स हैं जैसे जुलाहा या वीवर। इसके अलावा सेक्टेरियन डिविजन्स भी हैं, शिया, सुन्नी, बोहरा। और स्टेटस ऑफ वुमेन। सोर्स कहता है कि उनकी एजुकेशनल बैकवर्डनेस का मेन रीजन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, रिलीजन नहीं। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मुस्लिम गर्ल्स भी मॉडर्न एजुकेशन ले रही हैं। इनफैक्ट इन सम एरियाज गर्ल्स एनरोलमेंट इज हायर देन बॉयज। ओके, नाउ लेट्स टैकल अ बिग टॉपिक, पॉलीगमी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, मिथ बस्टिंग टाइम। लेट्स डू इट। पहले पॉलीगमी। सेंसस 2011 के मुताबिक मुस्लिम सेक्स रेशियो है 951 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये हिंदूज और सिख से बेहतर है। तो जहां लड़कियां ही कम हैं, वहां वाइड स्प्रेड पॉलीगमी कैसे पॉसिबल है? डेमोग्राफिकली इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली। वाइड स्प्रेड पॉलीगमी डेमोग्राफिकली इम्पॉसिबल है। ये एक परसेप्शन है, रियलिटी नहीं। और पॉपुलेशन ग्रोथ? बर्थ रेट थोड़ा ज्यादा है, हाँ, बट इसका रीजन रिलीजन नहीं बल्कि लोअर लिटरेसी, लोअर इनकम और स्टेट का फेलियर इन प्रमोटिंग कॉन्ट्रासेप्शन है। इनफैक्ट 2011 सेंसस में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन मुस्लिम्स में ही देखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो एज डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इंप्रूव, द बर्थ रेट ऑटोमेटिकली डिक्लाइंस। बिल्कुल, इट्स अ सोशो इकोनॉमिक इशू, नॉट अ रिलीजियस वन। लेट्स क्विकली टच ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड पर्सनल लॉ। ठीक है, सोर्स ये पॉइंट आउट करता है कि एग्जिस्टिंग मुस्लिम पर्सनल लॉ स्ट्रिक्टली शरीयत पर बेस्ड नहीं है। ये ब्रिटिश एरा इंटरप्रिटेशंस का एक कंपाइलेशन है। और पॉलीगमी, जिसे इस्लाम परमिट करता है बट एंजॉइन नहीं, उसे पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट या बैन कर सकती है। हाँ, और रिफॉर्म की डिमांड इस्लाम के अगेंस्ट नहीं है। कई मुस्लिम कंट्रीज ने अपने पर्सनल लॉज में रिफॉर्म किया है। पॉलिटिकल स्टेटस के बारे में क्या? इलेक्टोरल बिहेवियर उनका मोस्टली नॉन कम्युनल पार्टीज को सपोर्ट करने का रहा है, लेकिन कम्युनल राइट्स ने इनसिक्योरिटी पैदा की है, स्पेशली द 2002 गुजरात वायलेंस। एक सिक्योरिटी कंसर्न हमेशा रहता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द सचर कमिटी रिपोर्ट 2004। इस कमिटी ने मुस्लिम्स की कंडीशन पर एक डिटेल्ड डेटा बैक्ड रिपोर्ट दी। इसने पूरा डिस्कोर्स बदल दिया। की फाइंडिंग्स क्या थे? एजुकेशन में लिटरेसी रेट 59.1% था, जो नेशनल एवरेज 64.8% से कम था। 25% बच्चे 6 to 14 एज या तो स्कूल नहीं गए या ड्रॉप आउट हो गए। एम्प्लॉयमेंट में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैवी एंगेजमेंट, स्ट्रीट वेंडिंग में हाईएस्ट शेयर 12%, रेगुलर सैलरी जॉब्स में एक्सेस बहुत कम। एक्सेस टू क्रेडिट, मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन विलेजेस में बैंकिंग फैसिलिटीज बहुत कम है, उन्हें फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से बाहर रखा गया है एक तरह से। पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन एरियाज में 38% और रूरल में 27% बिलो पॉवर्टी लेवल, और मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन विलेजेस में स्कूल्स, मेडिकल फैसिलिटीज, रोड्स की कमी थी। ओवरऑल अ पिक्चर ऑफ डीप डेवलपमेंट डेफिसिट। Okay, this was very detailed. Let's do some cross questioning across all subsections. पहला सवाल, सच्चार कमेटी की फाइंडिंग्स इतनी शॉकिंग है, why does this development gap exist even after so many years of independence? इसके मल्टी लेयर्ड रीजंस हैं। एक तो हिस्टोरिकल, जैसे पार्टीशन का इंपैक्ट, दूसरा इकोनॉमिक, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस का डिक्लाइन, तीसरा पॉलिटिकल, उन्हें वोट बैंक की तरह देखा गया लेकिन उनके डेवलपमेंट पर फोकस नहीं हुआ, और चौथा अ सटल बट परवेसिव प्रेजुडिस, जिससे उन्हें हाउसिंग या जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स वेब। Okay, my turn to ask. ये जो myth है polygamy का, why is it so persistent despite the data showing it's demographically impossible? आई थिंक ये एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज होता है टू क्रिएट फियर एंड अदरिंग। जब आप एक कम्युनिटी को डिमोनाइज करना चाहते हैं तो आप ऐसे स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करते हैं जो इमोशनल होते हैं, लॉजिकल नहीं। डेटा इन स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करता है, इसलिए डेटा को इग्नोर किया जाता है। Right, my turn.
अगर पार्टीशन का इतना बड़ा इम्पैक्ट था एजुकेशन पर, तो कम्युनिटी को रिकवर करने में इतना टाइम क्यों लग गया? क्योंकि स्टेट इंटरवेंशन उस तरह से नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। रिकवरी के लिए एक सपोर्टिव इकोसिस्टम चाहिए, अच्छे स्कूल, स्कॉलरशिप्स, एक्सेस टू जॉब्स। जब वो इकोसिस्टम ही वीक हो तो रिकवरी प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। सचार कमेटी ने इसी गैप की तरफ इशारा किया। Makes sense. Your turn. So, the economic backwardness of artisans isn't about their skill, but about mechanization and lack of financial support. यस, एब्सोल्युटली। उनकी स्किल्स वर्ल्ड क्लास हैं। प्रॉब्लम है कि उनके पास टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए कैपिटल नहीं है और मार्केट से डायरेक्ट लिंक नहीं है। मिडलमैन पूरा प्रॉफिट ले जाते हैं। सो इट्स अ स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, नॉट अ स्किल प्रॉब्लम। Okay. मदरसास के मॉडर्नाइजेशन का आइडिया कितना सक्सेसफुल हो रहा है ऑन द ग्राउंड? मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। कुछ मदरसास ने मॉडर्न सब्जेक्ट्स को सक्सेसफुली इंटीग्रेट किया है, लेकिन बहुत से मदरसास के पास रिसोर्सेज नहीं है, ट्रेन टीचर्स नहीं है साइंस और मैथ्स पढ़ाने के लिए। स्टेट सपोर्ट भी पैची है। सो द इंटेंट इज देयर, बट इंप्लीमेंटेशन इज अ बिग चैलेंज। Right. My turn. Is it fair to say that for many issues, like women's education or population growth, the real cause is socio-economic backwardness, not religion? 100% फेयर। आप किसी भी कम्युनिटी का डेटा उठा लो, जैसी एजुकेशन और इनकम बढ़ती है, हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव होते हैं, फैमिली साइज छोटा होता है। ये एक यूनिवर्सल सोशियो इकोनॉमिक लॉ है। इसको रिलीजन से जोड़ना डेटा को मिसइंटरप्रेट करना है। Final question. The report says Muslim parents are not averse to modern education. To problem access का है, not attitude का. Is that correct? That is the single most important finding of the Sachar committee in my opinion. It shifted the blame from the community's attitude to the state's failure to provide access. Problem supply side पर है, demand side पर नहीं। Wow, that was a really deep discussion. ये लंबा था, but let's practice the core finding. बोलो. The Sachar committee report highlighted significant development deficits for Muslims in education, employment, and basic infrastructure. Practicing this aloud. So, the mini recap for this massive chunk. In short, Muslims are a diverse community facing significant socio-economic and educational challenges, as confirmed by the Sachar committee, and many popular perceptions about them are not supported by data. Excellent summary. चलिए अब हमारे next profile पर चलते हैं. Chunk 4. Topic: Christians. ठीक है. इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी, जिनकी प्रेजेंस इंडिया में फर्स्ट सेंचुरी एडी से है, लॉन्ग बिफोर ब्रिटिश रूल. सो दे हैव वेरी डीप हिस्टोरिकल रूट्स. यही उनका सबसे डिफाइनिंग फीचर है। उनकी हिस्ट्री यहाँ बहुत पुरानी है। A Christian from Nagaland, who's part of a tribal community, has a completely different cultural and social life from a Syrian Christian in Kerala, whose family might trace their lineage back for centuries. This shows the internal diversity. बिल्कुल। लैंग्वेज, एथनिसिटी, रिचुअल्स सब कुछ अलग है। Christianity in India is often wrongly associated only with colonialism. Let's explore their real history, demographics, and social structure. हाँ, और उनका कंट्रीब्यूशन टू इंडिया, स्पेशली इन एजुकेशन एंड हेल्थ, बहुत बड़ा है। इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। Let's get into the core logic. पहले demographics and distribution. ओके। पॉपुलेशन अराउंड 3% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन है। और concentration कहाँ है? हेविली कॉन्सेंट्रेटेड इन सदर्न इंडिया, स्पेशली केरला एंड तमिलनाडु, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। 56% ऑफ ऑल इंडियन क्रिश्चियंस लिव इन द साउथ। और कुछ स्टेट्स में मेजॉरिटी में भी है. हाँ, नागालैंड में 88%, मिजोरम में 86%, मेघालय में 65%. उनका सेक्स रेशियो अच्छा है, आई बिलीव. Highest among all communities, 994 females per 1,000 males. This is a very positive indicator. और लिटरेसी? Highest rate of literacy among major religious minorities. This is a key point to remember. एक कॉमन परसेप्शन है कि क्रिश्चियंस मोस्टली अर्बन है. क्या ये सच है? नहीं, ये एक मिथ है। 71% are rural. इंटरेस्टिंग. अब आते हैं सोशल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल डिविजन्स पर. हमने कहा दे आर नॉट मोनोलिथिक. बिल्कुल नहीं। मेन डिनोमिनेशंस हैं सीरियन क्रिश्चियंस, जो लार्जेस्ट ग्रुप है, प्रोटेस्टेंट्स, ट्राइबल्स एंड दलित्स। ट्राइबल क्रिश्चियंस के बारे में थोड़ा बताओ. ये मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है। क्रिश्चियनिटी ने वहां मॉडर्नाइजेशन और वेलफेयर का काम किया, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज लाए, इसलिए वहां कन्वर्जन काफी सक्सेसफुल रहा। और दलित क्रिश्चियंस? ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है. हाँ, ये कन्वर्ट्स हैं फ्रॉम हिंदू अनटचेबल कास्ट्स, जो कास्ट सिस्टम से बचने के लिए कन्वर्ट हुए। हाउएवर, डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है। केरला में सीरियन क्रिश्चियंस, जो पुराने हाई स्टेटस क्रिश्चियंस हैं, और पुलाया कन्वर्ट्स, जो दलित बैकग्राउंड से हैं, इंटरमैरी या इंटरडाइन नहीं करते। उनके चर्चेस तक अलग हो सकते हैं. ये एक सैड रियलिटी है. बहुत ही सैड। इट शोज कि कास्ट इज अ सोशल रियलिटी दैट ट्रांसेंड्स रिलीजन इन इंडिया। अब उनके पॉलिटिकल स्टेटस की बात करते हैं. पॉलिटिकली वो बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है। इस फ्रैगमेंटेशन की वजह से उनकी कोई सिंगल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लिमिटेड है. हाँ, एक्सेप्ट इन केरला एंड द नॉर्थ ईस्ट, उनका साइज और डिस्पर्जन उनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को लिमिट करता है। और उन पर कोएसिव कन्वर्जन्स के एलिगेशंस लगते रहते हैं. हाँ, और इस वजह से उन पर अटैक्स भी हुए हैं, जैसे गुजरात और उड़ीसा में। लेकिन सेंसस डेटा मैस कन्वर्जन की स्टोरी को सपोर्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल, गुजरात में क्रिश्चियन पॉपुलेशन परसेंटेज एक्चुअली डिक्रीज हुआ बिटवीन 1981 एंड 1991। तो यहाँ भी परसेप्शन और डेटा में एक गैप है. बहुत बड़ा गैप है। Okay, cross-questioning time. If they have the highest literacy rate, why is their political influence so limited? आई थिंक द मेन रीजन इज फ्रैगमेंटेशन। लिटरेसी से अवेयरनेस आती है, बट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए मोबिलाइजेशन जरूरी है। जब एक कम्युनिटी इतने सारे डिनोमिनेशंस, रीजन्स और यहाँ तक कास्ट लाइंस पर भटी हो, तो उन्हें एक सिंगल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर लाना बहुत मुश्किल होता है। Good point. My turn. The issue of Dalit Christians is very interesting. They convert to escape caste, but caste follows them into the new religion. Why does this happen? क्योंकि कास्ट फंडामेंटली एक सोशल स्ट्रक्चर है।
रिलीजियस डॉक्ट्रिन नहीं। आप अपना बिलीफ सिस्टम बदल सकते हैं, लेकिन आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसके रूल्स को बदलना बहुत मुश्किल है। एंडोगमी यानी अपनी जाति में शादी करना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल नॉर्म एंड इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर कन्वर्जन। Okay, the narrative of mass conversions is so strong, but the data says otherwise. What explains this gap between perception and reality? अगेन लाइक वी डिस्कस्ड विद मुस्लिम्स, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। इट्स यूज्ड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ थ्रेट। एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज करते हैं, उसे कोअर्जन या इंड्यूसमेंट की तरह पेंट किया जाता है। डेटा एंड क्लेम्स को वेरीफाई नहीं करता, बट द नैरेटिव इज पॉलिटिकली पावरफुल। Right, my turn. What's the main difference between a Syrian Christian in Kerala and a tribal Christian in Nagaland? सब कुछ, history, ethnicity, language, social status, rituals. Syrian Christians are an ancient, high-status, land-owning community, deeply integrated into Kerala's caste structure. Tribal Christians in Nagaland are from indigenous communities. उनकी history oral traditions में है और उनका social structure clan-based है। सिर्फ religion common है, बाकी सब कुछ अलग। Final question for this chunk. So, their major contribution is in the service sector, education and health, rather than in politics. Absolutely. उनके बनाए हुए स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स ने इंडिया के ह्यूमन डेवलपमेंट में एक इमेजरेबल कंट्रीब्यूशन दिया है। ये उनकी सबसे बड़ी लेगेसी है। चलो प्रैक्टिस करते हैं। Christians in India are a diverse community with deep historical roots, the highest literacy rate, but face internal divisions like caste discrimination against Dalit Christians. Practice. In short, Christians are a deeply rooted, highly literate, and internally diverse minority whose social contributions are significant, but who also face challenges like internal casteism and external hostility. Perfectly summarized. Great. अब आगे बढ़ते हैं। Chunk 5. Topic: Sikhs. ठीक है, इंडिया की थर्ड मेजर रिलीजियस माइनॉरिटी, अराउंड 2% ऑफ द पॉपुलेशन, मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन पंजाब। They're known for being a prosperous and well-integrated community. हाँ, उनकी इमेज प्रॉस्पेरिटी और रेजिलियंस से जुड़ी है। Think of the Green Revolution in Punjab. Sikh Jats, the dominant farming community, were at the forefront. This transformed them into rich farmers and made Punjab the breadbasket of India. ग्रीन रेवोल्यूशन उनकी इकोनॉमिक सक्सेस की सबसे बड़ी कहानी है। अब बात करते हैं Sikhs की, a community known for its resilience and contribution to agriculture and defense. The community has faced major trauma from the 1947 partition to the 1984 anti-Sikh violence, but has shown remarkable recovery. Let's get into the core logic, demographics and geography. पॉपुलेशन जैसा तुमने कहा अराउंड 2% है। 70% पंजाब में रहते हैं। सिग्निफिकेंट पॉपुलेशंस हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में भी हैं। पार्टीशन का उन पर क्या इम्पैक्ट हुआ? पार्टीशन उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था। वेस्ट पंजाब, जो उनका हिस्टोरिकल हार्टलैंड था, से उनका कंप्लीट एक्सोडस हुआ। लेकिन उनका रीसेटलमेंट इन प्लेसेस लाइक गंगानगर इन राजस्थान और तराई इन यूपी ने इन एरियाज को एग्रीकल्चरल हब्स बना दिया। उन्होंने बंजर जमीन को सोना बना दिया। अब आते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोफाइल पर। क्या वो भी मोनोलिथिक है? नहीं, उनमें भी सेक्ट्स हैं, जैसे नमधारीज, निहंग्स और कास्ट एंड क्लास डिविजन्स भी हैं। कैसे? रूरल एरियाज में सिख जाट्स डोमिनेंट हैं, जो फार्मर्स हैं। अर्बन एरियाज में खत्रीज और अरोराज हैं, जो ट्रेड और इंडस्ट्री में हैं। और लोअर कास्ट्स? हाँ, रामगरियाज हैं, जो ट्रेडिशनली कारपेंटर्स थे, और मजाबी सिख्स हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट से कन्वर्ट हुए हैं। उनका इकोनॉमिक स्टेटस जनरली प्रॉस्परस माना जाता है? हाँ, रिच फार्मर्स हैं, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल्स और डिफेंस फोर्सेस में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। दे आर वेरी एंटरप्राइजिंग कम्युनिटी। अब आते हैं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पर। 1984 वायलेंस। इंदिरा गांधी असैसिनेशन के बाद हुए एंटी सिख राइट्स, स्पेशली इन दिल्ली एंड कानपुर, एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था। इट वाज अ डार्क चैप्टर। लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने रिकवर किया है। इस ट्रॉमा के बावजूद कम्युनिटी ने रिकवर किया है और इंडिया के साथ क्लोजली आइडेंटिफाई करती है। सेसेशनिस्ट सेंटिमेंट इज लिमिटेड टू अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, मोस्टली अब्रॉड। Okay, cross-questioning time. How did the Sikh community recover so strongly from the trauma of 1984? What are the key factors? एक, उनके स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड्स और इंस्टीट्यूशंस, जैसे गुरुद्वारास, जिन्होंने सपोर्ट सिस्टम का काम किया। 2, उनकी इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, वो स्टेट पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं थे। और 3, उनकी चढ़ती कला की स्पिरिट, अ सेंस ऑफ इटर्नल ऑप्टिमिज्म। इन सब ने मिलकर उन्हें रिकवर करने में हेल्प की। Okay, my turn. Sikh community में भी कास्ट डिविजन्स हैं, like मजहबी सिख्स। क्या उन्हें भी वैसा ही डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है जैसा दलित क्रिश्चियंस को? सोर्सेज इस पर ज्यादा डिटेल नहीं देता, लेकिन हाँ, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है। शायद उतना इंस्टीट्यूशनलाइज ना हो जितना कुछ दूसरे कॉन्टेक्स्ट में है, बट रूरल एरियाज में अलग गुरुद्वाराज या मैरिज रेस्ट्रिक्शंस जैसी चीजें मिलती हैं। सो द प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स, दो इट्स इंटेंसिटी में वेरी। Right. Partition was a tragedy for them, but their resettlement actually led to agricultural development in new areas. How did they achieve this? थ्रू शेयर हार्ड वर्क एंड फार्मिंग स्किल्स। उन्हें कॉलोनाइजेशन स्कीम्स के अंदर लैंड अलॉट की गई थी। दे ब्रॉट देयर नॉलेज ऑफ कैनल इरिगेशन फ्रॉम पंजाब एंड टर्न्ड barren lands into fertile fields. It's a classic story of human spirit triumphing over adversity. So the image of a prosperous community is largely linked to the Sikh Jats and the Green Revolution? Yes, a large part of it is. The Jat Sikh farmer is the backbone of the community's economic prosperity. लेकिन खत्री और अरोड़ा सिख्स का बिजनेस में कंट्रीब्यूशन भी बहुत सिग्निफिकेंट है। Final question, why is secessionism now limited to just a fringe minority? What changed? I think दो चीजें हुई। एक, the Indian state took steps to heal the wounds, though many feel justice was not fully done for 1984. दूसरा, and more importantly, एक नई जनरेशन आई जिसके लिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इंटीग्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज हैं। पंजाब की प्रोस्पेरिटी इंडिया के साथ जुड़ी हुई है और लोग ये समझते हैं।
Okay, great. Let's practice this line. The Sikh community, despite historical traumas like partition and 1984, is a prosperous and well-integrated minority with a strong presence in agriculture and defense. Practicing. Sikhs are a resilient and prosperous community, largely concentrated in Punjab, who have overcome significant historical challenges to become a vital part of India's fabric. Absolutely. चलो अब आखिरी चंक पर आते हैं. Chunk 6. Topic: Linguistic minorities. ये थोड़ा tricky है. हाँ? Short definition. A linguistic minority is defined at the state level. मतलब, if your mother tongue is different from the main language of the state you live in, you are a linguistic minority. For example, a Bengali speaker living in Delhi. Right. The state is the unit of analysis. पॉल ब्रास, a scholar, ने बताया कि इंडिया में लैंग्वेजेस की एक हायरार्की है. टॉप पर है हिंदी एंड इंग्लिश, फिर आती है रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस जैसे तमिल, बंगाली, और सबसे नीचे हैं माइनॉरिटी लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स जिनका कोई ऑफिशियल रिकग्निशन नहीं है, लाइक ट्राइबल लैंग्वेजेस. ये हायरार्की कॉन्सेप्ट चीजों को बहुत आसान बना देता है समझने के लिए. हमने रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात की, बट लैंग्वेज इज अनदर ह्यूज बेसिस फॉर आइडेंटिटी एंड पोटेंशियल डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया. हाँ, और इंडिया में स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज के बेसिस पर ही हुआ था. इसलिए ये टॉपिक नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट है. लेट्स डाइव इनटू द कोर लॉजिक. लैंग्वेज डाइवर्सिटी. इंडिया में इमेंस डाइवर्सिटी है. ग्रियर्सन सर्वे फाउंड 179 लैंग्वेजेस एंड 544 डायलेक्ट्स. इट्स अ कंटिन्यूअम. एक बोली कहाँ खत्म होती है और दूसरी शुरू, ये बताना मुश्किल है. तो चलो पॉल ब्रास की हायरार्की को डिटेल में समझते हैं. लेवल 1. हिंदी एंड इंग्लिश, ये ऑफिशियल यूनियन लैंग्वेजेस हैं. पावर इन्हीं भाषाओं में है. लेवल 2. रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस जैसे तमिल, बंगाली, मराठी, ये 8th शेड्यूल में है और अपने अपने स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. लेवल 3. नॉन ऑफिशियल शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, ये 8th शेड्यूल में तो हैं, लेकिन किसी स्टेट की मेन ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, जैसे संस्कृत, सिंधी. और सबसे नीचे लेवल 4. हाँ, माइनॉरिटी लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स जैसे मैथिली, जब वो शेड्यूल में नहीं थी, भिली, गोंडी, सैकड़ों ट्राइबल लैंग्वेजेस, इनकी कोई ऑफिशियल रिकग्निशन नहीं है. और इस हायरार्की की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है. हाँ, एम्प्लॉयमेंट में, स्टेट पॉलिसी में, अगर आपको लेवल 1 या 2 की भाषा नहीं आती तो आप ऑटोमेटिकली सिस्टम से बाहर हो जाते हैं. इसका सबसे ज्यादा असर ट्राइबल लैंग्वेजेस पे पड़ता है. बिल्कुल. स्टेट्स क्लेम करती हैं कि वो प्राइमरी इंस्ट्रक्शन ट्राइबल मदर टंग्स जैसे संथाली या ओराओं में देती हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन बहुत वीक है. चैलेंजेस क्या हैं? कॉम्पिटेंट टीचर्स की कमी, टेक्स्ट बुक्स की कमी और कई बार स्क्रिप्ट की भी कमी. इसका एक सोल्यूशन सजेस्ट किया गया है, देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज. हाँ, सजेस्ट किया गया है कि देवनागरी को एज अ कॉमन स्क्रिप्ट फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस यूज किया जाए, लेकिन इस पर भी डिबेट है. राइट. तो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए क्या जरूरी है? ट्रू इंटीग्रेशन इमोशनल यूनिटी से आती है. जब हम माइनॉरिटीज की लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंग स्ट्रांग होता है. फोर्स्ड असिमिलेशन यानी उन्हें अपनी पहचान छोड़ने पर मजबूर करने से सेपरेटिज्म बढ़ता है. ओके, क्रॉस क्वेश्चनिंग. Why is the definition of linguistic minority at the state level and not the national level? क्योंकि इंडिया एक फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, जिसे लिंग्विस्टिक लाइंस पर ऑर्गेनाइज किया गया था. हर स्टेट में एक डोमिनेंट लैंग्वेज है, तो माइनॉरिटी राइट्स का सवाल उस स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में ही उठता है. नेशनल लेवल पर डिफाइन करने से हिंदी स्पीकर्स को छोड़कर सभी माइनॉरिटीज हो जाएंगे, which would make the term politically unmanageable. Good explanation. My turn. Paul Brass's hierarchy makes so much sense. How does this hierarchy impact a person's life, for example, in getting a government job? It has a huge impact. Government job exams, court proceedings, official communication, ये सब लेवल 1 या 2 की लैंग्वेजेस में होता है. अगर आपकी मदर टंग लेवल 4 पर है तो आपको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए एक दूसरी भाषा सीखनी पड़ती है. You are always at a disadvantage compared to a native speaker of that language. Right. If providing mother tongue education is so important for integration, why do states fail to implement it for tribal languages? Is it just lack of resources or political will? It's a mix of both. Resources की कमी एक genuine problem है. Text books develop करना, teachers train करना, इसमें पैसा लगता है. But political will की कमी भी है. Level 4 की languages की speakers आमतौर पर marginalized communities से होते हैं, जिनकी political voice strong नहीं होती. इसलिए उनकी demands को अक्सर ignore कर दिया जाता है. Okay. The idea of using Devanagari as a common script for tribal languages, is it a good solution or does it risk erasing their unique scripts? ये एक double-edged sword है. एक तरफ कॉमन स्क्रिप्ट से टेक्स्ट बुक्स प्रिंट करना और एजुकेशन देना आसान हो जाएगा. दूसरी तरफ हर स्क्रिप्ट अपने कल्चर से जुड़ी होती है. अगर किसी लैंग्वेज की अपनी स्क्रिप्ट है तो उसे इंपोज करना उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को आहत कर सकता है. सो इट हैज टू बी डन विद कंसल्टेशन एंड सेंसिटिविटी, नॉट बाय फोर्स. Final question. So the main message is protection of language equals stronger national integration. Forced assimilation is bad. राइट, दैट्स द कोर मैसेज. इंडियाज यूनिटी लाइज इन इट्स डाइवर्सिटी. जब आप डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट और प्रोटेक्ट करते हैं तो यूनिटी अपने आप स्ट्रांग होती है. जब आप डाइवर्सिटी को मिटाने की कोशिश करते हैं तो क्रैक्स आने लगते हैं. Perfect. Let's practice the definition. A linguistic minority is a group whose mother tongue is different from the principal language of the state. प्रैक्टिस. In short, linguistic minorities are defined at the state level and face a hierarchy of status. Protecting their languages, especially tribal ones, is crucial for India's national integration. Couldn't have said it better. Wow, that was a really deep exploration. Let's quickly recap what we covered under our broad theme. Religion in India, a briefing on religious and linguistic minorities. ठीक है? फर्स्ट हमने समझा कि माइनॉरिटी सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, इट्स अबाउट बीइंग नॉन डोमिनेंट इन अ पावर स्ट्रक्चर. The sociological definition. हाँ. सेकंड हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स 29,
30 और 350 माइनॉरिटीज के कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। द लीगल शील्ड्स। थर्ड, हमने इंडिया की मेजर माइनॉरिटीज के प्रोफाइल्स देखे। मुस्लिम्स, India's largest minority, facing significant socio-economic gaps, as highlighted by the Sachar Committee, the development deficit. A highly literate and diverse community with deep historical roots facing challenges of internal casteism. The paradox of high literacy and low political influence. A resilient and prosperous community, well integrated despite historical traumas. The story of resilience. Finally, हमने linguistic minorities के बारे में जाना, जिनकी definition state level पर होती है और जिनकी language को protect करना national integration के लिए vital है। Unity in diversity. अब तुम्हारी बारी। थोड़ा सोच लो और इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करो, as if you are presenting this. 1. Can you explain the difference between a numerical minority and a sociological minority in your own words? What are the two main rights that Article 30 grants to minorities? Name 3 key findings of the Sachar Committee report. What is the biggest contradiction regarding the Christian community in India? Hint: literacy versus politics. How did the 1947 partition impact both the Sikh and Muslim communities, but in different ways? Why is a linguistic minority defined at the state level? Give an example. चलो एक सिंपल चैलेंज। पिक एनी वन माइनॉरिटी ग्रुप वी डिस्कस टुडे। अपने फोन पर 2 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड करो जिसमें तुम उस कम्युनिटी के 3 की फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहे हो, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। Great idea. And now for a final provocative thought. We've seen that protecting minority cultures and languages strengthens national integration. But in a globalized world, where a few languages like English dominate, how do we balance the need for global communication with the urgent need to save hundreds of our local languages from disappearing forever? इसमें कोई right answer नहीं है, just something to think about. A very important question for the 21st century. That's all for today's deep analysis. अगर ये डिस्कशन तुम्हें इंसाइटफुल लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट क्या था। And of course, for more such detailed explorations, hit that subscribe button, share it with your friends, and stay curious. हम जल्द ही मिलेंगे।